नील घाटी, ये नाम सुनते ही मन में एक ऐसे स्थान की छवि उभरती थी जहाँ प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता लुटा दी हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव अपनी हरियाली, कल कल बहते झरनों और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के देवदार के वृक्ष आसमान से बातें करते थे और हवाएं जब इन वृक्षों से गुजरती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई मधुर संगीत गा रहा हो। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में संतोष का धन था। सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और खेतों में हल चलने की आवाजों से होती थी, लेकिन इस साल सब कुछ बदला हुआ सा था। हवाओं में वो संगीत गायब था। उसकी जगह एक डरावनी सीटी ने ले ली थी। ये सीटी कानों को चीरती हुई रूह तक उतर जाती थी। आसमान का रंग, जो आमतौर पर गहरा नीला होता था, अब सुरमई और मटमैला हो चुका था, मानो प्रकृति किसी बड़े शोक की तैयारी कर रही हो। गांव के सबसे बड़े बदलाव को पक्षियों ने सबसे पहले महसूस किया था। नील घाटी के पक्षी, जो आमतौर पर सर्दियों के आगमन तक रुकते थे, इस बार समय से बहुत पहले ही अपनी घाटी छोड़कर निचले इलाकों की ओर पलायन कर चुके थे। पेड़ों पर पसरा सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। इस गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन एक गठीले बदन का मेहनती आदमी था। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अंधेरा होने तक खेतों में पसीना बहाता, लेकिन उसकी मेहनत के पीछे एक असंतोष छिपा था। उसके मन में हमेशा ज्यादा पाने की, सबसे अमीर बनने की एक अंधी भूख रहती थी। वो अक्सर अपनी झोपड़ी को हिकारत से देखता और सोचता कि कब उसके पास इतना पैसा होगा कि पूरा गांव उसे सलाम करे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और हल्का अंधेरा छाने लगा था, किशन अपने खेत में खड़ा होकर उस सुरमई आसमान को घूर रहा था। तभी उसकी नजर गांव की चौपाल की ओर गई, जहां अलाव के चारों ओर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। किशन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। वहां बैठे एक ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, काका हरिया से कहा, सुना है काका, कल रेडियो पर मौसम विभाग वाले बता रहे थे कि इस बार ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले 50 सालों में ऐसी सर्दी नहीं पड़ी होगी। कह रहे हैं कि ऐसी बर्फबारी होगी कि खून तक जम जाए। काका हरिया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, ने आंख सुलगाते हुए गहरी सांस ली। हाँ बेटा, मैंने भी प्रकृति के इशारे समझ लिए हैं। चींटियां भी अपने बिलों में गहरा उतर रही हैं और हवा की गंध बता रही है कि ये सर्दी हमारे लिए काल बनकर आ रही है। भगवान ही हम गरीबों की रक्षा करे। जहां चौपाल पर बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर मौत का खौफ और परिवार की चिंता थी, वही किशन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। काका की बातें सुनकर उसके चेहरे पर डर की जगह एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वो चमक जो एक शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर आती है। किशन ने मन ही मन दोहराया, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, इसका मतलब है कि लोगों को गर्मी चाहिए होगी, और गर्मी का मतलब है लकड़ी। जहां बाकी लोग अपनी जान की फिक्र कर रहे थे, किशन को इस आपदा में एक मोटा मुनाफा दिखाई दे रहा था। उसके लिए ये कुदरत का कहर नहीं, बल्कि अमीर बनने का सुनहरा मौका था। किशन तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में नोटों की गड्डियां नाच रही थीं। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। राधा एक बेहद नेक दिल और संतोषी महिला थी, जो हमेशा धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। किशन ने उत्साह में हांफते हुए कहा, राधा, अरे ओ राधा, सारे बक्से खाली कर दो। घर में जो भी फालतू सामान है उसे हटा दो। हमारी गरीबी के दिन अब लदने वाले हैं। क्या हुआ जी? आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? खेत में कोई खजाना हाथ लगा है क्या? किशन जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी कम और पागलपन ज्यादा था। खजाना ही समझो भाग्यवान। आने वाली सर्दी पूरे गांव को कपा देगी, लेकिन हमें अमीर बना देगी। मैंने तय कर लिया है, मैं कल सुबह से ही जंगल की सारी सूखी लकड़ियां काटना शुरू कर दूंगा। मैं अपने घर के पीछे वाले गोदाम को लकड़ियों से भर दूंगा। जब बर्फ गिरेगी और लोग ठंड से ठिठुरेंगे, तब उनके पास लकड़ी नहीं होगी, और तब मैं उन्हें अपनी मनचाही कीमत पर लकड़ियां बेचूंगा। राधा ये सुनकर सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उठकर किशन को समझाने की कोशिश की। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो पाप है।
कुदरत की मार तो सब पर है। ऐसे समय में तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। विपत्ति में व्यापार कैसा? अगर हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन किशन पर लालच का भूत इस कदर सवार था कि उसे राधा की बातें बेमतलब लग रही थीं। उसने राधा से गुस्से से कहा, भगवान भगवान ने ही तो ये मौका दिया है। तुम अपनी ये धर्म कर्म की बातें अपने पास रखो। मुझे अपने बेटे बंटी का भविष्य बनाना है। क्या तुम चाहती हो कि वो भी सारी उम्र मेरी तरह मिट्टी में सने रहे? ये मौका है अपनी किस्मत बदलने का, और मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। राधा समझ गई कि किशन की आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंध चुकी है। वो चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। अगले दिन से किशन ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। वो सुबह मुंह अंधेरे उठता और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ता। वो पागलों की तरह पेड़ काटता। वो सिर्फ सूखी लकड़ियां ही नहीं बीन रहा था, बल्कि जो पेड़ थोड़े भी सूखने लगे थे उन्हें भी काट रहा था। गांव वाले उसे देखते और सोचते कि शायद वो अपनी छत की मरम्मत के लिए लकड़ी जमा कर रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो पूरे जंगल को अपने गोदाम में कैद कर रहा है। किशन ने दिन रात एक कर दिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट गया, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। देखते ही देखते उसने अपने घर के पीछे बने बड़े से गोदाम को लकड़ियों से ऊपर तक भर दिया। अब जंगल में जलाने लायक सूखी लकड़ी ढूंढना मुश्किल हो गया था। और फिर वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी बुजुर्गों ने की थी। दिसंबर की शुरुआत में एक रात अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़े जैसे रात दोगुनी काली हो गई हो। और फिर बारिश शुरू हुई। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये प्रलयंकारी बारिश थी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही थी और नीचे गांव में मूसलाधार पानी बरस रहा था। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जंगल का चप्पा चप्पा भीग गया। जो थोड़ी बहुत लकड़ियां या टहनियां जंगल में बची भी थीं, वे अब पानी में तरबतर होकर सड़ने लगी थीं। गांव वालों के लिए अब जंगल से लकड़ी लाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके घरों में रखा थोड़ा बहुत ईंधन खत्म होने की कगार पर था। तीसरे दिन जब बारिश रुकी तो ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। तापमान 0 से भी नीचे चला गया। किशन अपने घर के बरामदे में खड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ लिए, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। तूने जंगल को गीला करके मेरा काम आसान कर दिया। अब किसी के पास सूखी लकड़ी नहीं है सिवाय मेरे। अब मेरी लकड़ियां सोने के भाव बिकेंगी। उसने तुरंत एक लकड़ी का बोर्ड तैयार किया और उस पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, सूखी लकड़ी 50 रुपए किलो। ये दाम सामान्य दिनों से 10 गुना ज्यादा था। उसने वह बोर्ड अपने घर के बाहर टांग दिया। जैसे ही गांव वालों ने वह बोर्ड देखा, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सूखी लकड़ी 50 रुपए किलो? गरीब ग्रामीणों के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ठंड जानलेवा हो रही थी। छोटे बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे थे और बुजुर्गों की सांसें फूल रही थीं। लोग मजबूरी में अपना पेट काट कर, घर का सामान गिरवी रखकर किशन से लकड़ी खरीदने लगे। किशन की तिजोरी भरने लगी। हर सिक्के की खनक के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए काका हरिया वहां आए। काका हरिया, जिन्होंने किशन को बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, आज ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी पुरानी धोती और फटी हुई शॉल उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड से बचाने में नाकाम थी। काका की आंखों में लाचारी थी। वे किशन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेटा किशन, मेरे घर में कल से चूल्हा नहीं जला है। मेरी छोटी पोती ठंड से बीमार पड़ गई है। उसे निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे गर्मी में रखना जरूरी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है बेटा। थोड़ी लकड़ियां उधार दे दे। मेरी जैसे ही पेंशन आएगी तुझे पैसे दे दूंगा। काका, ये दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर मैं सबको उधार देने लगा तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मैंने जंगल में पसीना बहाया है, मुफ्त में लुटाने के लिए नहीं। बेटा, मेरी पोती मर जाएगी, थोड़ा रहम कर। काका, पैसे लाओ, लकड़ी ले जाओ, वरना घर जाकर ठंड में ठिठुरते रहो। मेरा समय बर्बाद मत करो।
अगली सुबह उसने अपनी पोटली बांधी और राधा से कहने लगा, राधा, मैं शहर जा रहा हूं। वहां लकड़ियों के दाम और ज्यादा मिलेंगे। मैं कल शाम तक लौटूंगा। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पीछे अगर कोई भी आए, चाहे वो काका हरिया हो या गांव का सरपंच, किसी को एक तिनका भी मुफ्त में मत देना। ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसे खैरात में मत बांटना। राधा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन किशन की आंखों में अंगारे देखकर वो चुप रह गई। किशन के जाने के बाद मौसम ने और भयानक रूप ले लिया। शाम होते होते बर्फीली हवाएं ऐसे चलने लगीं जैसे कोई अदृश्य राक्षस चीख रहा हो। खिड़कियां और दरवाजे खड़खड़ाने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि घर के अंदर भी सांस लेने पर धुआं निकलता था। घर में राधा और उनका 8 साल का बेटा बंटी अकेले थे। बंटी को सुबह से ही थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन अब उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। राधा ने बंटी का माथा छूकर देखा। वो बर्फ जैसा ठंडा था। राधा घबरा गई। तू डर मत बेटा, मैं अभी रसोई से तेरे लिए गर्म पानी की थैली लेकर आती हूँ। राधा ने उसे तसल्ली दी और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। बंटी बिस्तर पर लेटा कांपता रहा। ठंड उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर आंगन के उस पार बने गोदाम के दरवाजे पर पड़ी, जो हवा से थोड़ा खुल गया था। उसे पता था कि पिताजी ने वहां ढेर सारी लकड़ियां रखी हैं। बंटी ने सोचा, पिताजी तो घर पर नहीं है। अगर मैं वहां जाकर बस एक छोटी सी लकड़ी जला लूं और अपने हाथ ताप लूं, तो उन्हें क्या पता चलेगा? माँ भी परेशान नहीं होगी। बंटी रजाई से निकला। ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने घर के अंदर रखा एक जलता हुआ दिया उठाया और अपने नन्हे हाथों से उसकी लौ को हवा से बचाते हुए गोदाम की ओर बढ़ा। गोदाम के अंदर लकड़ियों का पहाड़ खड़ा था। बंटी एक कोने में, जहां थोड़ी सूखी घास और लकड़ी का बुरादा पड़ा था, बैठ गया। उसने हाथ तापने के लिए दिया जमीन पर रखा, लेकिन ठंड के कारण उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि दिया रखते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया। दिया लुढ़क गया। दिए का गर्म तेल जमीन पर फैले सूखे बुरादे पर गिर गया। देखते ही देखते आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। रसोई में काम कर रही राधा को जब जलने की गंध आई तो वो बाहर भागी। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम धू धू कर जल रहा था। बंटी, मेरा बंटी अंदर है, कोई बचाओ, बचाओ। राधा आग की लपटों की ओर दौड़ी, लेकिन आग की तपिश इतनी भयानक थी कि वो दरवाजे के पास भी नहीं जा सकी। वो पागलों की तरह छाती पीट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। महेश, सुमेर और काका हरिया सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने देखा कि किशन का गोदाम, जिसे उसने अपनी दौलत से भरा था, एक भट्टी बन चुका था। एक पल के लिए भीड़ ठिठक गई। एक नौजवान ने गुस्से में कहा, ये वही लकड़ियां हैं ना जो इसने हमें देने से मना किया था। इसे जलने दो। किशन ने हमें ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उसे भुगतने दो। ये उसके पापों की सजा है। कुछ और लोगों ने भी हामी भरी। उनके मन में किशन के प्रति दबा हुआ गुस्सा उबाल मार रहा था। तभी काका हरिया की शेर जैसी दहाड़ गूंजी। खबरदार, पाप किशन ने किया है, उस मासूम बच्चे ने नहीं। बंटी हम सबका बेटा है। अगर आज हम भी वही करेंगे जो किशन ने किया, तो हम में और उस निर्दयी व्यापारी में क्या फर्क रह जाएगा? काका की आवाज ने सबकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। इंसान बनो, जानवर मत बनो। काका की बात सुनकर महेश और गांव के अन्य नौजवानों का जमीर जाग उठा। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बंटी को जलते हुए गोदाम से बचाया। बंटी बच गया, बच्चा बच गया। पूरे गांव ने राहत की सांस ली और देखते ही देखते पूरा गोदाम राख की ढेर में बदल गया। अगली सुबह किशन शहर से वापस लौट रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे शहर में लकड़ियों का बहुत अच्छा सौदा मिला था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। सामने का मंजर देख वो पत्थर की मूरत बन गया। उसका विशाल गोदाम, जिसमें उसने हजारों रुपए की लकड़ी जमा की थी,
अब सिर्फ काली राख का एक ढेर बन चुका था। किशन पागलों की तरह उस राख के ढेर की ओर भागा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पैसा, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गया। मैं लुट गया। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी सारी दौलत जल गई। उसे अपनी पत्नी या बच्चे का ख्याल भी नहीं आया। उसे सिर्फ अपने नुकसान का दर्द था। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। किशन! किशन ने मुड़कर देखा। वहाँ काका हरिया खड़े थे। उनके पास ही एक चारपाई पर बंटी लेटा था, जिसके सिर और हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। राधा बंटी के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काका हरिया ने गंभीर स्वर में कहा, राख के लिए रो रहा है किशन? जरा अपनी असली दौलत की ओर देख। उन्होंने बंटी की ओर इशारा किया। राधा उठकर किशन के पास आई। उसने रोते हुए कहा, आप लकड़ियों के लिए रो रहे हैं? कल रात हमारा बेटा इस आग में जलकर राख हो जाता। जिन लोगों को आपने अपने दरवाजे से धक्के मारकर निकाला था, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं काका हरिया ने अपनी जान पर खेलकर आपके बेटे को बचाया है। अगर महेश भाई आग में न कूदते तो आज हम निसंतान हो जाते। किशन सन्न रह गया। उसकी नजर महेश पर पड़ी, जिसका एक हाथ बुरी तरह जला हुआ था और उस पर मरहम लगा था। उस पल किशन के अंदर कुछ टूट गया। उसका अहंकार, उसका लालच, उसकी पैसे की भूख, सब उस राख के ढेर के साथ ही बह गए। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह दौलत समझकर जमा कर रहा था, वह तो सिर्फ लकड़ी थी। असली दौलत तो इन गांव वालों के दिलों में थी, जिन्होंने शत्रुता का बदला मानवता से दिया था। किशन कांपते कदमों से उठा और काका हरिया के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, एक बच्चे की तरह। काका, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि मुसीबत में पैसा नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। आज मेरी लकड़ियां जली, अच्छा हुआ। उस आग में मेरा घमंड भी जल गया। काका ने झुककर किशन को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में भी नमी थी। देर आए दुरुस्त आए बेटा। ऊपर वाले ने तुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी कमाई बैंक का बैलेंस नहीं, बल्कि मुसीबत में साथ खड़े रहने वाले लोग होते हैं। किशन ने हाथ जोड़कर पूरे गांव से माफी मांगी। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी स्वार्थ नहीं देखूंगा। मेरे घर में जो भी थोड़ी बहुत लकड़ी बची है, वो सब आपकी है। आज से मेरा सब कुछ इस गांव का है।